जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे झीलों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊँगा। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, कौन सा जिम कार्बेट कहाँ पर है, सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए टू जेड जानकारी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इतने प्यारे कि आप एकदम पहली बार में ही समझ जाओगे, ठीक है। तो जिस तरीके से भाई आप अपनी तैयारी में लगे हुए हो, बस ऐसे अपनी तैयारी में लगे रहना, क्योंकि भर्ती का अब आपको पता चल गया कि भर्ती अब आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सितंबर में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो सभी भाई अपने तैयारी में लग जाइयो। आपके पास जो टाइमिंग है अब 90 दिन का आपके पास सब टाइमिंग शेष बचा हुआ है। इस बीच में आपको अपनी तैयारी रनिंग की भी करनी है और साथ में आपको अपनी एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो भाई एग्ज़ाम की तैयारी जो भी करना चाह रहा है, तो इस चैनल पर जुड़कर भाई आप अपनी रनिंग की तैयारी भी और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट परफेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्शन उठा सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें करा रहा हूँ यहीं से चीज़ें करते रहो, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर से चीज़ें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं से आपको इन्हीं क्लासों से ये 20-20 मिनट की क्लास है ना, इन्हीं क्लासों से आपको देख लेना। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो यहाँ से क्वेश्चन ना बना तो बता देना, ठीक है। क्वेश्चन वही लिया है जो एग्ज़ाम में बनेगा, जो एग्ज़ाम में फंसेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ पे फालतू चीज़ें मैं आपको नहीं कराऊंगा। वो चैप्टर करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं, और जो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, ठीक है। मैं वही चीज़ें करा रहा हूँ, उसी पर ही आपकी वीडियो आ रही है। अलग से कोई वीडियो किसी चीज़ पर नहीं आ रही है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। क्या होता है झीलों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं हम, झीलें जो है पृथ्वी की सतह पर जो है प्राकृतिक, कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ ऐसी है जो हम जैसे, मतलब कुछ जैसे आप जैसे मानव द्वारा निर्मित करी है, ठीक है। जो प्राकृतिक है और मानव निर्मित है, दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जल निकाय होती है, ठीक है, दोनों तरह की होती है। जो चारों ओर से भूमि से घिरी होती है, ठीक है, उनके चारों ओर क्या होता है, ये भूमि होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बताया कि भारत में झीलें जो है मुख्यतः वो किस निम्न प्रकार से बनती है, कैसे बनती है। एक तो बनती है टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक। उसके बाद बनती है एक ज्वालामुखी होती है, आपने सुना भी होगा ज्वालामुखी है। एक बनती है नज़दीक नित। उसके बाद एक बनती है हिमानी, एक लैगून। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लैगून झील के बारे में, हिमानी झील, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है उन्होंने, ये पेयजल, सिंचाई और मत्स्य पालन, इनमें मतलब इसके जल को आप पी सकते हो। इससे आप जो है सिंचाई वगैरह पानी खेतों में पहुंचा सकते हो। मछली पालन आप कर सकते हो। पर्यटन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ये चीज़ें आपने समझ ली। अब आगे हम आते हैं सीधा झीलों पे हम बात करेंगे। जो झीलों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम करने वाले हैं टेक्टोनिक झील के बारे में, ठीक है, टेक्टोनिक झील के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम देखिए, इसमें जो है भूमि के धंसने या दरारों से बनती है। जहाँ आपने देखा ना कि जहाँ मतलब कहीं आपने धरती पे देखा कि वहाँ दरारें पड़ गई, तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपके एक तो वुलर झील हो जाएगा, एक चिल्का झील हो जाएगा, दो आपकी यहाँ पे झील हो जाएगी मैन। उसके बाद होती है फिर एक आता है ज्वालामुखी झील, जिसमें कि क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बनती है ये। जिसमें क्या आता है, लोनार झील आती है आपकी, इसमें लोनार झील आती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है फिर नज़दीक नित झीलें। ये कैसे बनती है, ये जो है नदी के पुराने मार्ग व अवरुद्ध होने पर बनती है, ठीक है। कोई पुराना मार्ग है नदी का, उसके रुकावट में, उसके रुकने से बन जाती है ये, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कौन सी झील आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी सांबर झील। कौन सी झील हो जाएगी यहाँ पे, सांबर झील यहाँ पे हो जाएगी। फिर आते हैं आपकी हिमानी झीलें। इसमें क्या होता है, ये कैसे बनती है, ये हिमन वेदों से बनती है, उनके पिघलने से बनती है, हिमन वेदों के पिघलने से बनती है। जिसमें आती है तसो मोरीरी आपकी, जो इसमें आती है तसो मोरीरी झील आती है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे लैगून झील आती है। लैगून झील में क्या होता है, ये कैसे बनती है, ये बनती है समुद्र तट के पास जो रेत होती है, उस रेत की बाधा से बनती है। जो समुद्र के पास रेत, आपने देखा होगा, कभी आप समुद्र के आसपास गए होगे तो वहाँ पे आपने इमेज में देखा होगा, तो आसपास बहुत सारी रेत इकट्ठा होती जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी बाधा से बनती है। जिसमें हम बात करें, यहाँ पे उदाहरण रहेगा इसका चिल्का झील, ठीक। तो ये आपने, मैंने अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, और और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे भारत की जो प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं कौन कौन सी है, उनके बारे में, और उनकी जगह किस जगह है वो, ठीक है।
वो भी हम ज़्यादा बात करती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वुलर झील के बारे में देख रहे हैं। तो ये वुलर झील आपकी हो जाएगी कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी। किस प्रकार की ये टेक्टोनिक झील हो जाएगी आपकी, ये कैसी हो जाएगी, टेक्टोनिक हो जाएगी। और यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अब सही समझ पाओगे आप। और ये कैसी है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी भाई, भारत की जो है सबसे मीठे पानी की झील है ये। उसके बाद आता है फिर आपका यहाँ पे विलोर झील हो गई। उसके बाद आती है आपका चिल्का झील, ये कहाँ पर है इसकी लोकेशन, ये है उड़ीसा के अंदर, कहाँ हो जाएगी, उड़ीसा। और ये किस प्रकार की है, ये लैगून है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मीठे की और खारे की दोनों याद होनी चाहिए, मीठे की वुलर है, खारे की आपकी चिल्का। उसके बाद आती है फिर आपकी सांबर झील, इसकी लोकेशन हो जाएगी राजस्थान में। और ये कौन सी है, नजदीनीत वाली झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारी झील है ये, भारत की सबसे बड़ी खारी झील। उसके बाद आता है आपकी लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये कौन सी में आती है, ज्वालामुखी में आती है। और ये जो है कहाँ पर है, इसकी विशेषता जो है ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील है। उसके बाद आती है फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है मानसरोवर झील, ये कहाँ पर हो जाएगी, ये उत्तराखंड में हो जाएगी। किस प्रकार की है, हिमानी है। इसकी जो विशेषता है ये क्या है, कैलाश पर्वत के पास ये स्थित है, और ये पवित्र झील मानी जाती है मानसरोवर, ठीक है। उसके बाद आती है फिर आपकी भीमताल, जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसकी लोकेशन है उत्तराखंड में। किस प्रकार की है भाई, ये है टेक्टोनिक। और ये इसकी विशेषता है कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झील है, जो कुमाऊं क्षेत्र है ये उसकी सबसे प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद आती है फिर एक इम्पोर्टेंट है पोंग डैम झील, जिसको कहा जाता है, फिलहाल उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर झील, और इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में। और ये है वो मानव निर्मित झील, ठीक है, ये खुद मानव निर्मित झील है। जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ होती है मानव निर्मित झीलें, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इसकी लोकेशन बता दी मैंने, हिमाचल प्रदेश में है, मानव निर्मित है, और विशेषता है पोंग बांध पर स्थित है ये। उसके बाद फिर एक है गोविंद सागर झील, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों झील इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इनकी लोकेशन सेम है, और ये दो है, दोनों की दोनों मानव निर्मित झील है। और ये कहाँ पर, इसकी विशेषता हो जाएगी यहाँ पे क्या, ये भाखड़ा नांगल बांध से बनी झील है। भाखड़ा नांगल बांध है जो, ये उससे बनी हुई झील है, गोविंद सागर झील जो होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे, इनके आंकड़ों के आधार पर, हम क्षेत्रफल के आधार पर हम देखना चाहे तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपका क्षेत्रफल वगैरह समझाया है अच्छे से, ठीक है। लोनार झील का यहाँ पे 4.4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, डबल झील का यहाँ पे 18.4 हो जाएगा, सांबर का यहाँ पे 240 हो जाएगा, वुलर का यहाँ पे 103 है, चिल्का का यहाँ पे 1165 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के आधार पर प्रमुख आपकी प्राकृतिक झीलें हैं, और लोकेशन भी यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रखी है ताकि आप समझने में भी परेशानी ना हो, आपको अच्छे से आप समझ सको। ये रही आपके प्रमुख झीलें और उनका मानचित्र मैप, ये मैप के द्वारा से भी आप यहाँ पे समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको समझनी है। तो ये रही भाई आपके लोकेशन आपके सामने, और झीलों के नाम आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी आपकी मानसरोवर सरोवर, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको जो है ना क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। तो सारी लोकेशन आप अपने यहाँ पे चेक कर लेना अच्छे से, आप समझ भी आ गई होगी आपको, ठीक है। आपके सामने सारी लोकेशन के मैं नाम लिख दे, कौन से कहाँ पर पड़ती है वो सारी चीज़ें। अभी मैंने इनकी आपकी लोकेशन भी बताई है, डायरेक्ट कहाँ कौन से स्टेट में है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। मैप के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कहाँ पर आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भाई कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि मैं आपको पता है सारी जितने भी मैं आपको क्लास लेके आ रहा हूँ, और उसमें से सारी क्लासों का जो मैं आपको ऐसे बताता हूँ अच्छे से टॉपिक वाइज समझाता हूँ, तो उसमें फिर आपको नीचे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कराता हूँ। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे वुलर झील। वुलर झील जो है ना भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। यहाँ पे समझ लो ना क्या लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्योंकि उसके बाद आती है फिर चिल्का झील। चिल्का झील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है फिर सांबर झील। सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। फिर है लोनार झील, ये ज्वालामुखी की वजह से बनी एकमात्र झील है, ये ज्वालामुखी से बनी हुई है झील। उसके बाद है फिर आपके डलब झील, जो आपके जो कश्मीर की शान और पर्यटन का आपका प्रमुख केंद्र माना जाता है, डलब झील। उसके बाद आती है फिर आपकी यहाँ पे मानसरोवर झील, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये धार्मिक दृष्टि और अत्यंत पवित्र झील मानी जाती है भाई ये, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब पढ़ते हैं हम भारत के जो है उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर,
ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन बने हैं, तो वही चीज़ें मैंने ली है। ठीक है, और सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपका वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है, ये जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा आपका। उसके बाद पूछा जाए अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपका जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। फिर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, ये मैंने आपको भी बताया वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है फिर राम मंदिर, ये कहाँ पर है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है। केदारनाथ मंदिर, ये आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर बद्रीनाथ मंदिर, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। हरिद्वार माया देवी मंदिर, ये भी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा आपका। उसके बाद था फिर ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर आता है आपका तारा देवी मंदिर, ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका सोमनाथ मंदिर, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये 10 के 10 पूरे इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना अच्छे से, बिल्कुल एकदम रिवीजन मार लेना इनका। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है इनमें से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के। अब दक्षिण भारत में जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर है वो भी हम पढ़ने वाले, जिसमें सबसे पहला आता है तिरुपति बालाजी मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीरंग श्रीरंगम मंदिर, ये तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन तो बनता है भाई, हर बार बनता है, तो इस बार भी बना था। ठीक है, अब पता चल गया ना कितने इंपॉर्टेंट है ये मंदिर। आपने एग्जाम दिया है ना जिस भाई ने, उनको पता है कि इस बार भी बना है क्वेश्चन मीनाक्षी मंदिर वाला। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है भाई। और इसके बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर, ये भी भाई केरल में हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है फिर आपका यहाँ पे गुरुवायूर मंदिर, ये केरल में हो जाएगा। महाबलीपुरम मंदिर, ये तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर है हम्पी। और सबसे इम्पोर्टेंट है शिरडी साईं बाबा मंदिर, कहाँ पर हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये सारे जो मैं आपको मंदिर कराए भाई, इनको नोट करना है अच्छे से, रिवीजन में मारना है इनको दबा के। उसके बाद आते हैं भाई पूर्वी भारत के आपके जो है मंदिर। सबसे पहले नंबर पे आपका जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी उड़ीसा में है। नंबर 2 पे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है। उसके बाद तीसरा है कामाख्या मंदिर, ये असम में है। ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार, कामाख्या वाला बहुत बार बनता है भाई। उसके बाद आपका काली मंदिर, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद फिर वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड के अंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद और भी मंदिर है और भी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको पता है कि भारत के जो है ना 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे बात करेंगे, जो कि महादेव को समर्पित है। और सबसे नंबर 1 पे आपको हो जाएगा सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। फिर आपका मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। फिर नंबर 3 पे आपका महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। फिर आपका ओंकारेश्वर, ये मध्य प्रदेश में है। फिर है केदारनाथ, केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है। फिर है भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र के अंदर हो जाएंगे। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर भाई। काशी विश्वनाथ, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। त्रिवेंकर, ये नासिक महाराष्ट्र में हो जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक महाराष्ट्र में। वैद्यनाथ झारखंड में हो जाएंगे। नागेश्वर हो जाएगा आपके गुजरात में। रामेश्वर हो जाएगा तमिलनाडु में। एक और आपके धुनेश्वर, ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, इनकी लोकेशन भी यहाँ पे दी गई है मानचित्र में, आप जो है यहाँ पे इनकी लोकेशन चेक कर सकते हो, लिखी हुई है इनके सामने सामने, आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हो कौन सी जगह कहाँ पर है। और आपके मैंने लोकेशन यहाँ पे एग्जैक्ट आपको स्टेट वाइज मैंने आपको बता दी, तो यहाँ से आप अपना आराम से कर सकते हो उन चीज़ों को। जो भी चीज़ें आपको करा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी अलग से आपने देख लिया होगा, चीज़ें वही करा रहा हूँ जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वही चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ती है फिर हम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं आपको वही चीज़ें कराने वाला हूँ, फालतू चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे नंबर 1 पे हम करेंगे राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है। तो भाई ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीव, पौधों और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए जो है मानव गतिविधियाँ जो है वो सीमित कर दिया जाता है, ये होता है नंबर 1 पे। उसके बाद फिर हम इनसे संबंधित पढ़ेंगे कि इनकी स्थापना वगैरह कब हुई। तो सबसे पहले हम बात करके पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी जो है स्थापना ये कब, मतलब 1936 में बना था भाई। ये कब, 1936 में सबसे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। उसके बाद आता है फिर भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कुल टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है 2024 तक का जो आंकड़ा है, तो उसमें जो हो जाएगा 106 हो जाएंगे। कितने, 106 हो जाएगा भाई। कितने हैं, 106 है।
सबसे पहले हम बात करें इनके पर सबसे विशेष जो है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस, जो कि लद्दाख में है। कितनी 4400 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे छोटे की बात करें ये है साउथ बटन आइलैंड में है, और अंडमान निकोबार में। ये तो 0.44 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद है फिर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश, जिसमें कि 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, जिसमें एक भी नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है फिर आपका उच्चतम ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा हेमिस, जो लद्दाख में है, जो मैं आपको भी ऊपर बताया। कितने वर्ग किलोमीटर, अगर इसकी एरिया देखा जाए तो 4400 वर्ग किलोमीटर है, ऊंचाई देखा जाए तो 4500 मीटर से भी अधिक है। उसके बाद समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मरीन नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, 0 मीटर। ठीक है, चलिए। उसके बाद भाई यहाँ पे आप पढ़ लो जो भी आपके चयनित है किस स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा है 11। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश सॉरी, इसमें है 7। फिर उत्तराखंड में आपके 6, कर्नाटक में हो जाएंगे 5, तमिलनाडु में है 5, महाराष्ट्र में फिर 5, राजस्थान में हो जाएंगे 4। उसके बाद फिर आपके गुजरात में जो हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात में भी आपके 4 है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे हम चीज़ों को और अच्छे से समझ रहे होंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं फिनिश जल्दी जल्दी। सबसे नंबर 1 पे आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, गिर से गया आगे स्टार्टिंग में, गया से गुजरात। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, गुजरात में, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है फिर आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, रह स्टार्टिंग में, रह से राजस्थान, रह से रणथंभौर। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है, और ये बारासिंगा के लिए फेमस है। फिर आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और भाई ये कहाँ पर हो जाएगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, हाथी और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल के अंदर है, और ये हाथी और बाइसन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, सींग पूंछ वाला मकाक है इसमें, इसकी उसके लिए प्रसिद्ध है भाई। फिर आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से फेमस है भाई। ठीक है, तो ये आपको जितने मैंने कराए ज़्यादा नहीं है, ये 4, ये आपको जितने कराए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के 9 पूरे इंपॉर्टेंट है। 9 कराए मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको कर लेना। जो भी चीज़ें करा रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। अगर आप यहाँ से कर लेते हो ना मेरा भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल मिल जाएगा, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल और वितरण आप देख पाओगे। ठीक है, कुटुल कितने बताए मैंने आपको, 106। ठीक है, और उसके बाद अपना यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, आपके क्षेत्रफल के आधार पर बता दिया मैंने। ठीक है, सारे के सारे कि मध्य में कितना है, 37 है, दक्षिण में कितना है, 21 है, पश्चिम में कितना है, 15 है, उत्तर में कितना है, 13 है, और पूर्वोत्तर में 10 है, पूर्वी में आपकी बात करें यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल वितरण मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया भाई आपको। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि क्लास वाकई में अच्छी है, और यहाँ से आप देखो, मैं आपको कहता हूँ कोई भी टीए का इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता भाई। अगर आप टीए के एग्ज़ाम के लिए भी बेंच लेने लगो ना, तो भाई फिर कुछ नहीं कह सकते भाई। आपका टीए के एग्ज़ाम के लिए आपको कोई बैच की ज़रूरत नहीं है मेरा भाई, कुछ नहीं लेना। जो चीज़ें करा रहा हूँ ना, इनसे कर लो भाई, इसी से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस बार भी मैंने 18 प्रैक्टिस सेट दे दिया, और 18 प्रैक्टिस सेट से भाई मेरे साथ वालों ने सिलेक्शन नहीं आया। अब देख लो तुम, ठीक है, तुम भी सिलेक्शन ले सकते हो 18 से ही। तो मैं जब एग्ज़ाम आएगा नज़दीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बता दूंगा ना कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, देख लेना, आप खुद देख लेना। 49-50 क्वेश्चन ना माना तो बता देना मुझे। ठीक है,
इससे बाहर आपका एवरेज नहीं जाने दूंगा। 47 प्लस का टारगेट है, सभी भाई करके आएंगे, देख लेना जब आप एग्ज़ाम करके आओगे खुद आप बताओगे कि हाँ भाई जो आपने बताया था वो सारा वही आया, उससे बाहर कुछ नहीं आया। और चीज़ें आप देख भी रहे होगे, जो टी ए का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं उनको पता है कि हाँ क्लास में चीज़ें क्या कराई जा रही है, चीज़ें अलग से नहीं कराई जा रही है, चीज़ें वही कराई जा रही है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होती है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।